सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 7 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न आज हमें देखने को मिलेंगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपके सामने कि अभी हाल ही में नमूना पंजीकरण प्रणाली सांख्यिकीय रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की शिशु मृत्यु दर कितनी है। तो इसका तो सही उत्तर हो जाएगा 25। अब मैं आपको बता दूं, ये जो नमूना पंजीकरण प्रणाली सांख्यिकी रिपोर्ट 2023 आई है, इंग्लिश में बोलोगे तो सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम स्टैटिस्टिक रिपोर्ट 2023, इसमें 3 तरह के आंकड़े, 3 तरह के डेटा जारी किए गए। शिशु मृत्यु दर, प्रजनन दर और शिशु लिंगानुपात। तीनों मैं आपको बताता हूँ और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। इस तरह के डेटा वाले प्रश्न होते हैं जो इंपॉर्टेंट रहते हैं। सबसे पहले अगर बात करते हैं शिशु मृत्यु दर की, यानी कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की, तो 2023 में ये कितनी है? 25 है। मतलब 2023 के आंकड़े हैं, ये 2023 के डेटा है ये। तो 2023 का लेटेस्ट है और ये 25 बताया गया। इससे पहले 2022 में ये 26 थी, उससे पहले 2018 में ये 32 थी। वहीं सबसे ज्यादा कहां पर है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में यहाँ पे सबसे ज्यादा है। कितनी है? 37। सबसे कम कहां पर है? केरल में है, 5 है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में बात करेंगे तो ये रेट 28 है और शहरी क्षेत्रों में बात करोगे तो ये रेट 18 है। अब ये बताती क्या है शिशु मृत्यु दर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट से आप क्या समझते हो? 1000 जीवित जन्मे शिशुओं में से अपने पहले जन्मदिन से पहले मरने वाले शिशुओं की संख्या, मतलब बच्चे ने जन्म लिया और वो 1 साल भी पूरा नहीं कर पाया, उससे पहले उसकी डेथ हो गई, ये बताता है शिशु मृत्यु दर। अब जैसे 2023 में 25 है, इसका मतलब क्या हो गया? 1000 बच्चों ने जन्म लिया, जिसमें से 25 शिशुओं ने अपना 1 साल पूरा होने से पहले ही उनकी डेथ हो गई। अगला है कुल प्रजनन दर, टोटल फर्टिलिटी रेट। ये कितना है? 2023 में ये बताया जा रहा है 1.9। सबसे ज्यादा बिहार में है 2.8 और सबसे कम दिल्ली में है 1.2। अब ये टोटल फर्टिलिटी रेट से आप क्या समझते हो? एक महिला के पूरे प्रजनन काल के दौरान पैदा होने वाले बच्चों की औसत संख्या होती है कुल प्रजनन दर। और इसके लिए एक टर्म आप और समझो, प्रतिस्थापन दर, रिप्लेसमेंट रेट। ये कितनी है भारत की? 2.1 है। मतलब एक माता पिता के 2 बच्चे हैं, तो आप देखो उन 2 बच्चों ने उन माता पिता को रिप्लेस कर दिया। मतलब उन 2 की जगह नई जनरेशन में 2 आ गए, 2 को रिप्लेस कर दिया 2 ने। एक माता एक पिता, 2 जने हो गए, 2 व्यक्ति हो गए, उनके 2 बच्चे, तो 2 को रिप्लेस कर दिया 2 ने। तो इससे क्या पता चलता है कि देश की पॉपुलेशन स्थिर है, न बढ़ रही है न घट रही है। तो कुल प्रजनन दर अभी भी प्रतिस्थापन दर से कम है, 1.9 है ना, और प्रतिस्थापन दर कितनी है? 2.1 है। अब हो सकता है आपके दिमाग में आ जाए कि प्रतिस्थापन दर 2 से 2 रिप्लेस हो गए, वो बात समझ में आती है। तो 2 होनी चाहिए ना, 2.1 क्यों हो गई? ये 0.1 का क्या चक्कर है? तो 0.1 इसीलिए क्योंकि कुछ बच्चे वयस्क होने तक जीवित नहीं रहते हैं, तो ऐसे बच्चों की, ऐसे शिशुओं की भरपाई करने के लिए 0.1 का यूज किया जाता है, 2.1, इसलिए 0.1। अब जो तीसरा डेटा है वो है शिशु लिंगानुपात, सेक्स रेशो एट बर्थ। तो ये 2020 से 22 के बीच था 914, अब ये 2021 से 23 में बढ़ करके हो गया है 917। सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में है 974, सबसे कम उत्तराखंड में है 868। ग्रामीण क्षेत्रों में ये 914 है तो शहरी क्षेत्रों में 925 है। क्या बताता है शिशु लिंगानुपात? कि 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या कितनी है। इसके अलावा एक बुजुर्गों का भी डेटा दिया है, वैसे देख लो। बुजुर्ग मतलब 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को बुजुर्ग बोला है। तो बुजुर्ग आबादी में अगर बात करेंगे तो हमारी टोटल पॉपुलेशन में बुजुर्ग कितने हैं? 9.7% है, जिसमें सबसे ज्यादा केरल में है 15%। तो सब ये पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए, समझा भी दिया कि क्या बताता है, कि इसका क्या मतलब होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी बॉम्बे हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा श्री चंद्रशेखर को। तो अभी जस्टिस श्री चंद्रशेखर को बॉम्बे हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किया गया है। अब हाईकोर्ट की बात है, हाईकोर्ट से संबंधित कुछ प्रश्न मैं आपको करवा रहा हूँ। पहले कुछ स्टैटिक देखो, जैसे हाईकोर्ट के बारे में किस अनुच्छेद में, आर्टिकल में बताया है 214 से 231। टोटल हाईकोर्ट है 25वां है अमरावती हाईकोर्ट। हाईकोर्ट में पहली महिला जज थी अन्ना चांडी, केरल हाईकोर्ट से, और पहली फीमेल चीफ जस्टिस थी लीला सेठ, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट से। और हाईकोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रेट जारी करता है? तो 226। और हाईकोर्ट किस अनुच्छेद के तहत एक अभिलेख न्यायालय है? 215। देश का सबसे बड़ा हाईकोर्ट परिसर ये बना रांची में। क्षेत्रीय भाषा में फैसला प्रकाशित करने वाला पहला हाईकोर्ट केरल हाईकोर्ट है, मलयालम भाषा में। मासिक धर्म अवकाश नीति शुरू करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट बना था सिक्किम। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के मामलों को संभालने के लिए देश का पहला डिजिटल कोर्ट कहाँ शुरू हुआ? केरल के कोल्लम में।
ठीक है, तो हाई कोर्ट से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने रख दिए मैंने, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री किसे चुना गया, तो आंसर होगा अनुतिन चारनविराकुल को। आपको याद होगा अगस्त के महीने में थाईलैंड की जो प्रधानमंत्री थी पेंटोक्टार्न शिनावात्रा, उनको संवैधानिक न्यायालय ने एक नैतिक उल्लंघन के मामले में पद से हटा दिया था। और उसके बाद अब थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं, इनका नाम है अनुतिन चारनविराकुल। ठीक है, अनुतिन नाम याद रखना। अब मैं यहाँ पे थाईलैंड में ले चलूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ लेटेस्ट अभी देशों के नए प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट बने थे वो आपको रिवाइज करवाता हूँ। अभी देखिए, हमने देखा था जमैका के नए प्रधानमंत्री बने थे एंड्रयू होलनेस, लिथुआनिया के नए प्रधानमंत्री इंगा रुगिनियन, सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति जेनिफर गेरलिंग्स, और रोमानिया के नए राष्ट्रपति निकुसोर डैन, सूडान के प्रधानमंत्री कामेल इद्रिस, साउथ कोरिया के 14वें राष्ट्रपति ली जे म्यूंग, पुर्तगाल के प्रधानमंत्री लुइस मोंटेनेग्रो, पोलैंड के राष्ट्रपति करोल नवरोकी, यमन देश के प्रधानमंत्री सलीम साले बिन ब्रेक, सर्बिया के प्रधानमंत्री ड्यूरो मैक्यूट, इक्वेडोर के नए राष्ट्रपति डैनियल नोबोवा, ट्यूनीशिया के नए प्रधानमंत्री सारा जाफरानी। अब थाईलैंड भी लेकर करके चलता हूँ, ये रहा मैप में थाईलैंड। इसे सफ़ेद हाथियों का देश कहते हैं, इसका पुराना नाम सियाम है। हम थाईलैंड के साथ में मैत्री अभ्यास करते हैं, अयुत्या अभ्यास भी करते हैं। कैपिटल बैंकॉक होती है, करेंसी है थाई बहत, और अपने प्रधानमंत्री आ गए अनुतिन नाम है, अनुतिन। इसके अलावा देखो, ताइवान और नेपाल के बाद समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला तीसरा देश बना था थाईलैंड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर संवाद कार्यक्रम 2025 को संबोधित किया था? थाईलैंड। 2025 में छठी बिम्स्टेक समिट को होस्ट किया था थाईलैंड ने। अगले 2 सालों के लिए इसकी अध्यक्षता बांग्लादेश ने संभाल ली है। विश्व बैडमिंटन महासंघ का अध्यक्ष खुनिंग पटामा को बनाया गया है, इस पद पर आने वाली दूसरी महिला है, ये थाईलैंड से ही है। अभी मिस वर्ल्ड 2025 का आयोजन, ये 72वां एडिशन था जो तेलंगाना में हुआ था। अभी इसको किसने जीता था? ओपल सुचाता ने, वो थाईलैंड की है। और अभी मैत्री अभ्यास, ये भारत थाईलैंड के बीच में हुआ था, अभी 14वां एडिशन हुआ था मेघालय के उमरोई में। तो थाईलैंड से ये सभी करंट अफेयर्स के प्रश्न है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में बीमा विस्तार योजना किसने शुरू करने की घोषणा की है? तो आंसर होगा इरडाई ने। इरडाई मतलब इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो बीमा विस्तार योजना इरडाई शुरू करेगा, और इसे लागू करने के लिए इरडाई ने एलआईसी के साथ साथ 26 अन्य कंपनियों के साथ समझौता किया, कोलैबोरेट किया है, और इस स्कीम को दिसंबर में लॉन्च किया जाएगा। क्या है इस स्कीम में? तो इस स्कीम का उद्देश्य है भारत में रूरल एरियाज में, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में इंश्योरेंस पेनिट्रेशन, यानी कि बीमा की पहुंच को बढ़ाना। तो इस स्कीम के तहत रूरल एरियाज में लाइफ, हेल्थ और एक्सीडेंट और प्रॉपर्टी के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी लाई जाएगी। इसके तहत 5 लाख रुपए प्रति व्यक्ति इंश्योरेंस दिया जाएगा। ये पॉलिसी सभी कंपनियां सेम प्रीमियम रेट पर बेचेंगी, जिससे सभी एक दाम पर इसे खरीद पाएंगे। उद्देश्य है भारत में इंश्योरेंस सेक्टर को बढ़ावा देना। अब इरडाई की बात करेंगे, इरडाई की स्टैटिक मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इंश्योरेंस से बनने वाले कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराता हूं। देखो, एक हमने पढ़ा था बीमा सखी योजना, इसको शुरू करने वाला पहला और दूसरा राज्य कौन सा बना था? पहला था हरियाणा और दूसरा बना था गोवा। शिक्षा संजीवनी बीमा योजना स्कूली बच्चों के लिए एक दुर्घटना बीमा योजना थी, इसको राजस्थान ने शुरू किया था। भारत की पहली निजी पुनर्बीमा री इंश्योरेंस कंपनी कौन सी बन गई है? तो ये बन गई है वेलवेटिक्स री इंश्योरेंस, ये बेंगलुरु की है। उसके अलावा बजट 2025-26 में बीमा क्षेत्र के लिए एफडीआई सीमा को 74% से बढ़ाकर 100% कर दिया। और इरडाई ने 2024-25 के लिए 3 बीमा कंपनियों को DSII का दर्जा दिया था। कौन कौन सी हैं वो कंपनियां? एक तो LIC, एक जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और एक न्यू इंडिया इंश्योरेंस। DSII मतलब डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरर। इसका मतलब ये हो गया, ये इंश्योरेंस सेक्टर की सबसे इंपॉर्टेंट कंपनियां हैं। और अगर पूछे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब शुरू होती है? 18 फरवरी 2016 को शुरू होती है। बाकी इरडाई की बात करें, हमने कहा फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्थापना होती है 1999 में। किस समिति की सिफारिश पे होती है? RN मल्होत्रा समिति। हेडक्वार्टर हैदराबाद हो गया और चेयरमैन है अजय सेठ, ध्यान रखना ये। अगला देखते हैं प्रश्न। फिर अगले में पूछ रहे, हाल ही में रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो आंसर होगा राजगीर में। तो अभी बिहार के नालंदा जिले के राजगीर में रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन किया गया। इसका उद्घाटन भूटान के जो प्रधानमंत्री है त्शेरिंग तोब्गे और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री हमारे किरण रिजिजू, इन्होंने किया है। ये मंदिर भारत और भूटान के बीच गहरे आध्यात्मिक संबंधों का प्रतीक है
और राजगीर बिहार में ही पहला बौद्ध परिषद का आयोजन भी किया गया था। इसलिए राजगीर में अभी इस मंदिर का उद्घाटन किया गया, रॉयल भूटान बुद्ध मंदिर का, ये आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे 2-3 चीजें मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। देखो मंदिर की बात है, 2-4 मंदिर मैं आपको रिवाइज कराता हूँ जो न्यूज में थे। जैसे कि मोदी जी ने, आपको याद होगा, पिछले साल यूनाइटेड अरब अमीरात के अबू धाबी में PAPS हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया था। मोदी जी ने कहां पर दुनिया के सबसे बड़े योग सेंटर सर्ववेद महामंदिर का उद्घाटन किया, वाराणसी। भारत के बाहर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर ये बना अमेरिका में। PM मोदी ने एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन किया था नवी मुंबई में। BAPS संस्था ने दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहां पर किया, साउथ अफ्रीका। और महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन कहां पर किया गया, भिवंडी में। अच्छा, एग्जाम में एक प्रश्न ये आया था कि इस्कॉन की स्थापना किसने की थी, तो भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने। और इस्कॉन कई बार आपने सुना होगा, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। अब ये मंदिर की बात हो गई, यहाँ पे गौतम बुद्ध की बात भी हुई थी, तो गौतम बुद्ध से ही संबंधित कुछ प्रश्न देखो। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी, नेपाल में। इन्हें लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है। बचपन का नाम सिद्धार्थ है, माँ का नाम माया देवी है, पत्नी है यशोधरा। सिद्धार्थ के ग्रह त्याग को क्या कहते हैं, महाभिनिष्क्रमण। मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण। कहाँ हुई थी, कुशीनगर में। पहला उपदेश क्या कहलाता है, धर्मचक्र प्रवर्तन। कहाँ दिया था इन्होंने, सारनाथ यूपी में। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, बोधगया में, निरंजना नदी के तट पर पीपल के पेड़ के नीचे। और अभी बोधगया में ही भगवान बुद्ध की भारत की सबसे बड़ी शयन मुद्रा में मूर्ति भी बनाई जा रही है। 100 फुट लंबी है, 30 फुट ऊंची है। अच्छा, यहाँ पे 2-3 प्रश्न मैं आपको और करवाता हूँ। ये प्रश्न डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। जैसे कि एक प्रश्न था, प्रथम बौद्ध संगति के बारे में कहा जाता है कि इसे किसके द्वारा संरक्षण दिया गया था, तो यहाँ पे सही उत्तर होगा अजातशत्रु। अजातशत्रु ये मगध के हर्यंक वंश का राजा था, राजा बिंबिसार का पुत्र था। एक प्रश्न ये है कि चेठियागिरी विहार सांची में मनाया जाने वाला एक क्या है, एक बौद्ध उत्सव है, बौद्ध त्योहार है। एक प्रश्न आया था कि सबसे पहले बौद्ध ग्रंथ ये किस भाषा में लिखे गए थे, तो पाली भाषा में, ये सबको पता है। एक ही आपको पता है, ये गौतम बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी, नेपाल। अच्छा, ये देखो कि किसके लिए बनाए गए नियमों को विनय पिटक नामक पुस्तक में लिखा गया है, तो बौद्ध संघ। बौद्ध संघ के लिए बनाए गए नियमों को विनय पिटक नामक पुस्तक में लिखा गया। एग्जाम में पुस्तक का नाम भी पूछ सकते हैं, तो विनय पिटक नाम याद रखना, ठीक है। तो आज ये 4-5 प्रश्न हम देखते हैं। बाकी अगली बार जब भी बुद्ध से संबंधित प्रश्न आएगा, मैं और प्रश्न आपको करवाऊंगा। अभी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सहित 26 अपंजीकृत सोशल मीडिया साइटों पर किसने अभी प्रतिबंध लगाया है, तो आंसर होगा नेपाल ने। तो अभी नेपाल की KP शर्मा ओली सरकार ने फेसबुक, ट्विटर जिसे अब X कहते हैं, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सहित 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन कर दिया है। नेपाल सरकार ने इन प्लेटफॉर्म्स को रजिस्टर करने के लिए 4 बार डेडलाइन दी थी, लेकिन फिर भी ये रजिस्टर्ड नहीं हुए वहां पे, और उसके बाद अब इन्हें वहां पे बैन कर दिया गया। नेपाल के कानून के अनुसार सभी ऑनलाइन और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, चाहे वो डोमेस्टिक हो, चाहे फॉरेन हो, चाहे विदेशी हो, उनको नेपाल में अथॉरिटीज से रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है। 4 बार ये बोल चुके हैं, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, हल्के में लिया, तो इन्होंने बैन कर दिया। आपको याद है, अभी हमने पढ़ा था 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया को किसने बैन किया था, ऑस्ट्रेलिया ने। और स्कूली कक्षा में मोबाइल पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया था साउथ कोरिया ने। लेकिन बात तो यहाँ नेपाल की हो रही है, तो नेपाल ले चलते हैं आपको। ये रहा मैप में नेपाल। देखो, नेपाल की कैपिटल काठमांडू हो गई है, करेंसी नेपाली रुपया, प्रेसिडेंट रामचंद्र पौडेल, प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली। नेपाल भारत के 5 राज्यों से सीमा बनाता है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और यहाँ पे सिक्किम। कुछ प्रश्न और देख लो करंट अफेयर्स के नेपाल से, जैसे कि 18वां हाथी एवं पर्यटन महोत्सव मनाया गया यहाँ। तामू लोसार महोत्सव ये नेपाल में मनाया जाता है, भारत में सिक्किम में मनाया जाता है, ये प्रश्न आ चुका है एग्जाम में। दशाइन महोत्सव या बड़ा दशई उत्सव कहते हैं, ये नेपाल में मनाया जाता है। पश्मीना महोत्सव ये नेपाल में मनाया जाता है। और पश्मीना शिल्प को GI टैग मिला था, जो कि जम्मू कश्मीर की है, पश्मीना शॉल, पश्मीना शिल्प। उसके अलावा गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल और वर्ष 2040 तक लुप्त होने वाला याला ग्लेशियर कहाँ पर है, नेपाल। और सोनम लोसार त्योहार तमांग समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। इस त्योहार को ये सिक्किम में भी मनाते हैं, नेपाल में भी होता है। और अभी तीसरी बिम्स्टेक कृषि मंत्री स्तरीय बैठक 2025 हुई थी काठमांडू में। WHO ने किसे रुबेला मुक्त घोषित कर दिया, नेपाल। और अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में भी शामिल हो गया नेपाल। तो नेपाल इन सब कारण से न्यूज में था, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं,
अभी हाल ही में माधव गोपाल कामत किस देश में आयोजित विश्व युवा स्क्रैबल चैंपियनशिप 2025 को जीतने वाले पहले भारतीय बन गए? तो आंसर होगा मलेशिया में हुई थी विश्व युवा स्क्रैबल चैंपियनशिप 2025। इस बार इसका 20वां एडिशन था जो हुआ कुआलालंपुर मलेशिया में। अंडर 18 कैटेगरी में इसका आयोजन हुआ और विजेता रहे माधव गोपाल। ये दिल्ली से बिलोंग करते हैं, दिल्ली के रहने वाले हैं और ये प्रतियोगिता को जीतने वाले ये पहले भारतीय बन गए हैं। स्क्रैबल किस तरह की चैंपियनशिप होती है? ये यूं समझो शब्दों का ज्ञान आप कह दो, बोर्ड पर ऐसे आपको मीनिंगफुल शब्द बनाने होते हैं, उस तरह का ये गेम होता है। तो इसके जीतने वाले पहले भारतीय बन गए, ध्यान रखना, दिल्ली से हैं माधव गोपाल। ये हुआ था कुआलालंपुर मलेशिया में। ठीक है, अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी एनएचपीसी नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन का नया सीएमडी किसे बनाया गया? तो आंसर होगा भूपेंद्र गुप्ता को। तो अभी भूपेंद्र गुप्ता को एनएचपीसी नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन का नया सीएमडी नियुक्त किया गया है। एनएचपीसी की बात करें, ये एक नवरत्न कंपनी है। स्थापना होती है 7 नवंबर 1975 1975। हेडक्वार्टर फरीदाबाद हरियाणा में है। इसका काम होता है भारत में हाइड्रो इलेक्ट्रिक, सोलर, जियोथर्मल, टाइडल और विंड एनर्जी के क्षेत्र में काम करना। तो इसके सीएमडी तो भूपेंद्र गुप्ता बन गए। अपॉइंटमेंट वाला प्रश्न है, कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स में आपको रिवाइज करूंगा, ध्यान देना। जैसे कि आरपीएफ की पहली महिला प्रमुख बनी थी सोनाली मिश्रा। एलआईसी के एमडी सीईओ बने आर दोर्रई स्वामी। राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के अध्यक्ष बने नितिन गुप्ता। एरेडाई के नए अध्यक्ष बने अजीत सेठ। सनसेट टीवी के सीईओ उत्पल कुमार। एसएसबी के नए महानिदेशक संजय सिंघल। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक बने डायरेक्टर डॉक्टर ए राजराजन। और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नए सीईओ बने थे संजू गुप्ता। इस पद पर आने वाले दूसरे भारतीय हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की पहली महिला एमडी सीईओ बनी प्रिया नायर। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंदर गुप्ता। गोवा के राज्यपाल अशोक गजपति राजू। हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के नए अध्यक्ष बने अभिजात सेठ। क्षमता निर्माण आयोग कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन के अध्यक्ष बने एस राधा चौहान। ठीक है, तो ध्यान रखना। ये अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं हाल ही में खनन मंत्रालय में नए सचिव कौन बने हैं? तो सही उत्तर होगा पीयूष गोयल। अच्छा, ये वो पीयूष गोयल नहीं है जो आप समझ रहे हो, जो हमारे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, वो अलग है। ये तो नागालैंड कैडर के एक आईएएस अधिकारी हैं पीयूष गोयल, और अभी इन्हीं को खनन मंत्रालय में सचिव बनाया गया है। अच्छा, खनन मंत्रालय में मंत्री कौन है? खनन मंत्रालय के मंत्री कौन है? जी किशन रेड्डी है, और अभी सचिव बन गए पीयूष गोयल, नाम याद रखना है। ठीक है, अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं हाल में स्केचर्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो आंसर होगा मोहम्मद सिराज को। स्केचर्स ये अमेरिका की एक फुटवेयर कंपनी है और इसने अभी भारत में अपने क्रिकेट फुटवेयर को बढ़ावा देने के लिए भारतीय क्रिकेटर है मोहम्मद सिराज, इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अच्छा, अब एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ, आप मुझे बताना कि इसी साल इस स्केचर कंपनी ने 2 और जनों को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, वो नाम आप बताओ। इसके अलावा कुछ ब्रांड एम्बेसडर वाले लेटेस्ट प्रश्न मैं आपको रिवाइज कर रहा हूँ। तो एक आपने पढ़ा था फीबा महिला एशिया कप 2025 के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था मियाओ लीजी को। ये चाइना की बास्केटबॉल प्लेयर है और ये फीबा महिला एशिया कप 2025 ये कहाँ पर हुआ? चीन के शेंजन शहर में। इसी तरह से इस ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 के लिए ग्लोबल एम्बेसडर बनाया था क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। ये ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप हुए थे रियाद, सऊदी अरब में। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर बनी थी कौन? कंगना रनौत। और ये वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ पर हुई? 12वां एडिशन था इसका, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली। इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर बने युवराज सिंह। झारखंड पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी। ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया सारा तेंदुलकर को। जोमेटो के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान। उड़ीसा हैंडलूम की माधुरी दीक्षित। और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने किसे मेंटल हेल्थ एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया? अभिनव बिंद्रा। और यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड इंडिया ने लैंगिक समानता के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था कृति सेनन को। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताना सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो इसे दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना। और डेली इनकी क्विज आपको मिल जाती है आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे, तो प्रैक्टिस करते रहिए, क्विज लगाते रहिए। बाकी पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलती है और दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एप्लीकेशन को चाहो तो डायरेक्ट गूगल प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हो। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न हमने देखा था कि अभी हाल ही में घोषित जीएसटी 2.0 के तहत कौन सी स्लैब को हटा दिया है? 12% और 28% वाली को। और एक बुक आई है मदर मैरी कम्स टू मी, इसको लिखा है अरुंधति रॉय ने। और पूर्वोत्तर विमानन शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर हुआ? अरुणाचल प्रदेश में। बथुकम्मा उत्सव कहाँ पर मनाया गया? तेलंगाना। भोगेश्वर बरुआ राष्ट्रीय खेल पुरस्कार किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया? असम।
जमैका के नए प्रधानमंत्री बने एंड्रयू होलनेस। चर्चा में रहा आगा खान पुरस्कार 2025 का संबंध किससे है? वास्तुकला। किसे प्रोफेसर वी के गोकाक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आनंद वी पाटिल। और अमित मिश्रा ने संन्यास ले लिया, उनका संबंध किस खेल से है? क्रिकेट। और आखिरी प्रश्न पूछा, द चोला टाइगर्स एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ, इस बुक के लेखक कौन है? अमिश त्रिपाठी। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था भारतीय बैंक संघ के सीईओ किसे नियुक्त किया गया, तो आंसर हो जाएगा अजय भादु। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।